हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो चौक कुंडली के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है और चौक कुंडली भी जो होती है उसमें जो बाढ़हीन धारा का क्या महत्व होता है, इस टॉपिक के बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसे तैयार अवश्य करना है। आपको 5 अंक का पूछता है, इसलिए तैयार करके अवश्य जाना है। पूछेगा कि चौक कुंडली क्या है, इसका कार्य सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पूछेगा, इसलिए इसे तैयार अवश्य करना है। ठीक है स्टूडेंट? तो यदि इससे पहले एक और मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है आपको कि एलसीआर सर्किट क्या होता है, उसके बारे में बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें, ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एक बार पढ़ लें। ठीक है स्टूडेंट? आज इस वीडियो में केवल हम चौक कुंडली के बारे में पढ़ेंगे और इसके कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों में बताऊंगा, पहले तो समझें इस टॉपिक को कि टॉपिक कहना क्या चाहता है, उसके बाद ही इसको लिखना शुरू करें, क्योंकि थोड़ी सी गलती ही आपके नंबर को काट सकती है। ठीक है? यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, चौक कुंडली और इसका हम पढ़ेंगे कार्य सिद्धांत। चौक कुंडली में बाढ़हीन धारा का क्या महत्व है, यानी चौक कुंडली तथा कार्य सिद्धांत। चौक कुंडली में बाढ़हीन धारा का महत्व, ये मैंने एक मॉडल पेपर से लिया है। इस क्वेश्चन को कहाँ से लिया है? मॉडल पेपर से। तो स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट, चौक कुंडली क्या होती है? सीधे टॉपिक पे आते हैं। चौक कुंडली क्या होती है? चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती धारा को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है जिसकी दिशा लगातार बदले। जैसे हमारे घरों में जो लाइट आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है स्टूडेंट? दो तरह की धारा होती है, डीसी धारा और एसी धारा। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, डीसी करंट इनडायरेक्ट यानी कि डिस्क धारा। तो एसी करंट जो होता है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, जो हमारे घरों में आती है। इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है नी? तो इसी को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है? चौक कुंडली का। अगर चौक कुंडली नहीं होगी तो तुमने देखा है कि जो भी हमारी एलईडी वगैरह जो होती हैं, झालर वगैरह होते हैं, वो इतनी धारा को नहीं झेल पाएंगे। जो एलईडी होती हैं वो ज़्यादा धारा को नहीं झेल पाती हैं, वोल्टता को नहीं झेल पाती हैं। तो इसके लिए एक चौक कुंडली लगाया जाता है वहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट? तो चौक कुंडली क्या है? सबसे पहले हम चौक कुंडली की बात करते हैं। तो चौक कुंडली की परिभाषा आपको लिखनी है। तो यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार की युक्ति चौक कुंडली कहलाती है। सिंपल, इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है नहीं? वैसे बहुत बहुत ज़्यादा लिखवा देते हैं लोग, परंतु चौक कुंडली काम ही क्या है? धारा को नियंत्रित करना, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करना। ठीक है, तो ज़्यादा क्यों लिखना उसमें? वो तो हम रचना में देख लेंगे ना उसको। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करती है। तो इस प्रकार की युक्ति को चौक कुंडली कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया? तो ये होती है इसकी परिभाषा। अब हम इसकी रचना की बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो, रचना में कुछ नहीं होता है कि एक नर्म लोहे की क्या होती है, रॉड होती है बेलनाकार, उस पर कॉपर के तारों को लपेट करके बनाया जाता है। कॉपर के तार कैसे होने चाहिए? मोटे होने चाहिए। मोटा कॉपर का तार लपेट कर बनाया जाता है, इसका प्रतिरोध कैसा हो? कम हो। ठीक है नी? तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी रचना बताता हूँ, रचना क्या होती है, फिर उसके बाद इसका जो डायग्राम है वो भी बनाना है आपको, पेपर में ही बनाना है, बोर्ड में जाकर के। ठीक है स्टूडेंट? साफ तरीका से लिखना है, साफ साफ राइटिंग में लिखना है। नंबर एक भी नहीं कटता है, किसी भी लिटरेचर सब्जेक्ट में नंबर नहीं कटता। यदि आप साफ साफ लिखोगे तो कोई भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है स्टूडेंट? तो इसलिए आपको तैयार सही तरीका से करना है। ठीक है स्टूडेंट? साफ साफ लिखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अच्छा लिखोगे, एग्जामिनर की नज़र में नहीं आना चाहिए कि यहाँ पर गलत है। ठीक है? तभी आपको सही नंबर मिलेगा। साफ लिखना है, राइटिंग अच्छा लिखना है। तो चलिए अब रचना को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, रचना क्या है इसकी? नर्म लोहे के बेलनाकार भाग पर कॉपर के तार को लपेटकर बनाया जाता है। यानी कि नर्म लोहे के तार, नर्म लोहे के बेलनाकार भाग पर कॉपर के तार को लपेट करके बनाया जाता है। कॉपर तार को विद्युत रोधी रखा जाता है। विद्युत रोधी यानी कि उसमें वायरनेस होता है, ऊपर से पॉलिश किया हुआ होता है। ठीक है? एक दूसरे के पास पास लपेटते हैं तो एक दूसरे टच होने पर भी धारा का आदान प्रदान ना करें। ठीक है नहीं? तो वहां पर वायरनेस कर दी जाती है तार के ऊपर। ठीक है नहीं? तो विद्युत रोधी रखा जाता है जिसकी मोटाई अधिक होती है, जिससे चालक तार का प्रतिरोध कम होता है, परंतु कुंडली का प्रेरकत्व बढ़ जाता है। यानी कि कुंडली बनेगी, एक प्रेरक कुंडली बन जाएगी फिर यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से इसका प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। ठीक है नहीं? तार कैसा होना चाहिए? मोटा तार होना चाहिए, कॉपर का तार होना चाहिए, एक बेलनाकार नर्म नर्म लोहे की रॉड पर इसको लपेट करके बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट, आपको करना क्या है कि एक नर्म लोहे की रॉड लेनी है, यानी नर्म लोहे की एक बेलनाकार भाग पर कॉपर के तार को लपेट करके बनाना है। यानी कॉपर का तार लेना है और नर्म लोहे की बेलनाकार रॉड लेनी है। उस पर क्या करना है कि कॉपर के तारों को लपेटना है। कॉपर के तार कैसे होने चाहिए? विद्युत रोधी होने चाहिए। तो उनको जब लपेट करके बनाया जाता है, पास पास लपेटेंगे तारों को, तो इस प्रकार से एक युक्ति बनती है, जिसे हम चौक कुंडली कहते हैं। इसमें जो कॉपर का तार होता है वो बहुत मोटा होता है, जिस कारण से इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत कम होता है।
और जो बेलनाकार जो भाग से बनी होती रॉड होती है उसका प्रेरकत्व जो होता है बढ़ जाता है, यानी कि इस कुंडली का प्रेरकत्व जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये चौक कुंडली जो होती है वो एक एलआर परपथ की भांति व्यवहार करती है। जो एसी सर्किट होते हैं तो एलआर सर्किट होता है, उसी की तरह ये क्या करती है, व्यवहार करती है भांति। ठीक है, कॉपर का तार मोटा होने से इसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। कैसे, आपने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ा है, आप इसको डायग्राम को दे सकते हैं। एंड ये तो होता है इसका डायग्राम चौक कुंडली का। ठीक है, यनाकार नर्म लोहे की रोड है, ये वाली ब्लैक वाली जो दिखाई दे रही तुम्हें, और ये तार जो है कॉपर का तार है। इसकी कॉपर के तार की जो मोटाई होती है वो अधिक होती है, जिसका अर्थ से इसका प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। कैसे, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो एल बटे ए। अगर प्रतिरोध का जो चालक तार है उसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये तार मोटा है तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने से प्रतिरोध का मान घट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कारण से क्या होता है, इस तार का प्रतिरोध होता है बहुत कम, परंतु कुंडली का प्रेरकत्व जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि अधिक होता है। इस प्रकार से जो रचना होती है वो होती है चौक कुंडली की। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं इसके कार्य सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सिद्धांत को लिखना है। सिद्धांत क्या होता है कि चौक कुंडली एलआर परपथ की भांति कार्य करती है, जिसमें प्रतिरोध कम तथा प्रेरकत्व अधिक होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था। तब एलआर परपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, प्रतिबाधा हमने निकाल ली है, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट ये सब पड़े हुए हैं हमारे, तो उसमें प्रतिबाधा निकालते हैं तो प्रतिबाधा फॉर्मूला होता है जेड से इसको प्रदर्शित किया जाता है, जेड रूट के अंदर एक्सएल यानी प्रतिघात, किसकी, प्रेरक कुंडली जो है आपकी, इसमें प्रेरकत्व जो है उसका प्रतिघात लिया जाता है, प्रतिरोध को प्रतिघात लेते हैं, तो प्रतिघात इसे कहते हैं। तो वर्ग में लिया जाएगा प्लस आर का वर्ग कर देंगे इसका, ठीक है, रूट चढ़ा देंगे इसके ऊपर। तो इसको हम लिख सकते हैं एल ओमेगा, क्योंकि इसका मान होता है एल ओमेगा। ठीक है ना, उसके हो जाएगा प्लस आर उसके हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो होता है क्या, इसका सिद्धांत होता है कि यानी कि चौक कुंडली एलआर परपथ की भांति कार्य करती है, जिसमें प्रतिरोध कम तथा प्रेरकत्व अधिक होता है, तब एलआर परपथ की प्रतिबाधा इतनी होती है। सिद्धांत इसी प्रकार से आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, कापी नहीं भरना है। ठीक है नहीं, अब देखिए स्टूडेंट, जो ये प्रतिरोध है ये तो बहुत कम होता है, तो मान लेते हैं कि ये नगण्य होता है यानी शून्य होता है। जब ये शून्य होगा तो इसके जो प्रतिबाधा है वो किसके बराबर हो जाएगी, प्रतिघात के बराबर हो जाएगी। प्रेरक कुंडली जो है उसकी प्रतिघात के बराबर हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो वही चीज आपको लिखना है, स्टूडेंट, जहां ओमीय प्रतिरोध जो है आर लगभग शून्य होता है, जिससे प्रेरकत्व का प्रतिघात एक्सएल अधिक हो जाता है। तब अब देखिए, जब ये शून्य हो जाएगा तो इसका प्रतिघात जो है बढ़ जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि सब इसका ही प्रतिरोध होगा तो इसका बढ़ जाएगा। तो जेड बराबर क्या होगा, रूट के अंदर एल ओमेगा का उसका ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा रूट, देखो इससे रूट कट जाएगा तो एल ओमेगा बचेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड बराबर एक्स एल। हम कह सकते हैं कि जो इसकी प्रतिबाधा होती है, इसकी जो प्रतिबाधा होती है चौक कुंडली की, वो प्रेरण कुंडली के प्रतिघात के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप, मैं कहूँ आपसे कि इसकी आवृत्ति कैसे निकालोगे, तो आवृत्ति के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं। जेड बराबर होता है एल ओमेगा, और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ठीक है नहीं, 2 पाई एफ को ओमेगा की जगह रखा जाएगा, और हमें केवल एफ निकालना है, आवृत्ति निकालनी है, तो एफ को लेकर के सबको पश्चांतर कर देंगे, भाग में चला जाएगा। तो चलिए इसकी आवृत्ति देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, आवृत्ति जेड बराबर होता है एल ओमेगा, जहाँ ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। इस वैल्यू को यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो ये देखो एल तो इसके नीचे आ जाएगा, जेड बटे एल, तो ओमेगा की जगह रखेंगे 2 पाई एफ। एफ को निकालना है तो 2 पाई जो है वो बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो जेड बटे 2 पाई एल हो जाएगा। तो ये इसकी आवृत्ति हो जाएगी। अगर इसकी आवृत्ति निकालना चाहो तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अगर निकलवाए तो इसी प्रकार से निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं चौक कुंडली की औसत शक्ति की। चौक कुंडली की औसत शक्ति क्या होती है, तो देखो औसत शक्ति की अगर इसकी बात की जाए, औसत शक्ति का मतलब होता है कि एलआर सर्किट जो होता है वो एलआर सर्किट में कि जो कलांतर जो होता है वो कितना होता है, क्योंकि एलआर सर्किट है और कलांतर जो होता है वो पाई/2 होता है, 90 डिग्री होता है। याद रखना है, क्योंकि मुझे पता है आप कन्फ्यूज हो रहे होगे कि एलआर सर्किट क्या है। ये प्रत्यावर्ती धारा में एसी सर्किट होते हैं, सात सात प्रकार के सर्किट होते हैं। आर सर्किट, सी सर्किट, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट। ठीक है नहीं, और भी तुम्हारे होते हैं एलसीआर सर्किट। तो ऐसा करके 7 सर्किट होते हैं, उसमें से एलआर सर्किट जो हमने लिया है, एलआर सर्किट की जो कलांतर जो होता है वो पाई/2 होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, और औसत शक्ति का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को देख लें, जो इससे पहले का वीडियो है। शक्ति गुणांक क्या होता है, उसी में मैंने बताया है कि औसत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एक बार जाके उसको देख लें, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रत्यावर्ती धारा की औसत शक्ति किस प्रकार से निकालते हैं, वो मैंने आपको वहाँ फॉर्मूला बताया है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि चौक कुंडली की औसत शक्ति क्या होती है। चलिए स्टूडेंट, औसत शक्ति फॉर्मूला होता है पी एवरेज, AVG लिखा है यहाँ पर, पी एवरेज बराबर VRMS डॉट IRMS cos फाई होता है, शक्ति गुणांक होता है। ठीक है नहीं, अब हम एलआर सर्किट की बात कर रहे हैं, एलआर परपथ में तो कलांतर होता है पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 का मान 0। तो यहाँ पर पी एवरेज जो होगा वो शक्ति कितनी हो जाएगी, 0। इससे आपको स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि औसत शक्ति तो 0 है। इसका मतलब ये है
कि धारा के मान में कोई क्षय नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि शक्ति में कुछ भी क्षय नहीं होता है। चौक कुंडली में कोई शक्ति क्षय नहीं होती है, ठीक है नहीं? तो इस एवरेज शक्ति से आपको पता पड़ रहा है कि एवरेज शक्ति जो है वो 0 है, तो इसका मतलब और शक्ति 0 है, कोई भी क्षय नहीं हो रहा है, तो धारा के मान में भी कोई भी क्षय नहीं होगा इस प्रकार, ठीक है नहीं? परंतु फिर भी ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है जिसमें कुछ भी क्षय ना हो। प्रतिरोध होता है, प्रत्येक का आदर्श प्रतिरोध किसी का नहीं होता है जिसका प्रतिरोध ना हो, ठीक है नहीं? शून्य हो, शून्य किसी का नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रतिरोध होता है। इसलिए थोड़ी बहुत ऊष्मा के रूप में कुछ भी शक्ति जो होती है वो क्षय हो जाती है, जो ऊर्जा जो होती है वो क्षय होती है, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर जो चौक कुंडली की बात करते हैं, आपको बोर्ड में लिखना है, तो चौक कुंडली में कोई भी शक्ति क्षय नहीं होती, क्योंकि और एवरेज शक्ति जो होती है वो 0 होती है। बस इतना लिखना है, आपको उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब हम बात करते हैं कि बाढ़हीन धारा का महत्व क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ एवरेज शक्ति जो है वो 0 है। कब 0 है? कि जब कलांतर π/2 है। एलआर सर्किट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए। तो इसकी हम जो बाढ़हीन धारा का महत्व क्या होता है कि यानी कि ऐसे परिपथ जिसकी शक्ति शून्य हो, क्या हो? शून्य हो, और शक्ति क्या हो? शून्य हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कि तरह से बाढ़हीन धारा है, उस परिपथ के अंदर बाढ़हीन धारा प्रवाहित हो रही है, वो बाढ़हीन परिपथ है, ठीक है नहीं? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ये बाढ़हीन धारा का महत्व। तो बाढ़हीन धारा का महत्व क्या है? चौक कुंडली एक एलआर परिपथ की भांति कार्य करती है, जिससे इसका औसत शक्ति शून्य होता है। जिससे क्या होता है, इसका औसत शक्ति जो होता है वो शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि कलांतर जो फाई बराबर होता है 90 डिग्री होता है। इसलिए चौक कुंडली की धारा बाढ़हीन धारा होती है। कैसी होती है? बाढ़हीन धारा होती है। तो आपको अगर महत्व पूछे चौक कुंडली का, बाढ़हीन धारा का महत्व क्या है, तो यही बताना है कि चौक कुंडली एक एलआर परिपथ की भांति कार्य करती है, जिससे इसका औसत शक्ति शून्य होता है, क्योंकि कलांतर इसका जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इसलिए चौक कुंडली की धारा बाढ़हीन धारा होती है। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको लिखना है। तो स्टूडेंट, ये था आपका चौक कुंडली के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक समझ में आया हो या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, ठीक है नहीं? और वैसे तो मैंने आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश की है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है, इतना तो आपको लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि अब मैं इसके बाद जो मैं टॉपिक जो लेके आऊँगा, वो लेके आऊँगा मैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं इस वक़्त। ठीक है स्टूडेंट? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।